हमारे ये फोरम से आप सबको बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळी के हमारे वरिष्ठ और नौजवान कार्यकर्ताओं को, जो ये जो एक लोकशाही की बात और लोकशाही संस्कृति की बात आप जो लोगों के बीच में ले जाना चाह रहे हो, उसके लिए दिल से मुबारकबाद। आज हमारे साथ में 3 हमारे खास मेहमान हैं और उनको हम स्वागत करते हैं ये प्रोग्राम पर। और खास तौर से हम बाकी भी बातें करेंगे जो महाराष्ट्र और देश में चल रही है, मगर शुरू में जो हाल में गए 10-12 दिन से, में 12-13 से ज्यादातर से, जो हमारा एक पुरानी परंपरा वाली त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो तालुक है नासिक जिला में, उसको लेकर जो वाद शुरुआत करने की, कॉन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश प्रसार माध्यम से शुरू हुई, उसको लेकर मैं चाह रही थी कि हमारे जो 2 साथी अपने आप की भी जो पहचान दे, जो वहां पे डॉक्टर जलिंदर गेगे जी और स्वप्निल दांडे जी जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम लेके गए और उनका रिपोर्ट भी बाहर निकला है। उनको मैं विनंती करती हूँ कि वहां का हाल थोड़ा सा हमें समझाए कि वहां पे क्या पारंपरिक स्तर पे क्या होता आ रहा है सालों से, 100-150 सालों से, और ये साल में अचानक वहां पे वाद कैसे पैदा हुआ। जो घटना सबके सामने जो मीडिया से आई थी, धूप चढ़ाने के कारण वहाँ की जो हालात, जो हिंदुत्ववादी ब्राह्मण महासंघ ने जो वहाँ पर जो नोटिस दिया था और कार्रवाई और वहाँ पर जो कुछ करने का प्रयास चल रहा था, तो वहाँ की कुछ जानकारी पहले से हमको है कि और जो कल्चरल 2 स्टैंड वहाँ का और नासिक, अहमदनगर की जो अकोला और जुन्नर, इधर जो कल्चरल जो आरएसएस के द्वारा जो कुछ ऐसी बातें और ऐसे प्रोग्राम वो चलाते आए हैं, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर एक मंदिर है, वैसे अमृतेश्वर भी है जो अकोला तहसील है, अहमदनगर जिला का ट्राइबल एरिया है। वैसा पुणे जिले में जुन्नर, आंबेगांव और ये जो तहसील है भीमाशंकर कह के है। तो पिछले 1-2 महीने के पहले यहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो संभाजी भिड़े है, उन्होंने बहुत बड़ी रैली दुर्गा दौड़ भीमाशंकर में निकाली थी। और जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो शिखर है, जो कळसुबाई कह के है, वहाँ पर एक 4 साल पहले 2017-18 में एक ऐसा ही कळसुबाई पर कब्जा जमाने के लिए आरएसएस द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाया जा रहा था। तो उस वक्त भी की जो जानकारी है, और जहाँ पर हम रामायण में जो बातें रामायण सुनते आए कि वहाँ पर टाकेद के नासिक जिले में इगतपुरी तहसील है, और टाकेद ऐसा ठिकाना है जहाँ पर जटायु की पंख रावण ने काटे थे, वो एक जो प्लेस है। हम बारीकी से पहले से उसको देखे है कि वो सारा एरिया जो आदिवासी एरिया है, ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर वो ट्राइबल पेसा एक्ट के अंतर्गत आने वाला वो सभी एरिया है। तो वहाँ पर जो कब्जा पहले जो कुंभ मेला हुआ था, तो कुंभ मेला नासिक में हुआ था 2015 में। तो उस वक्त उन्होंने बहुत ट्राई उसके लिए किया कि वो हमारे कब्जे में आए, और वहाँ पर जो ट्रस्टीज तैयार किया, ये जो टाकेद है, त्र्यंबकेश्वर है और ऐसे कुछ जगह है। तो उनकी वहाँ के ट्रस्टीज भी वहाँ के नहीं है, प्रॉपर आदिवासी तो उसमें है ही नहीं। वैसे ही कब्जा कळसुबाई पर करने का और वहाँ के ट्रस्टी भी बाहर के बनाने की बहुत कोशिश की है। ऐसे भीमाशंकर की भी ट्रस्टीज प्रॉपर 2 ही लोग हैं जो ट्राइबल से। तो ये कब्जा त्र्यंबकेश्वर पर भी जमाने की जो कोशिश इस दौरान हुई,
और मीडिया में जो उन्होंने बातें फैलाई कि बहुत तनाव है, बहुत हिंदू मुस्लिम दंगा होने वाला है, और लोग बहुत टेंशन में, और सारा ऐसा कुछ वातावरण वो तैयार किया है मीडिया में। लेकिन हमने वहां पर जो देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर सारे जो व्यापार और जो लोगों का आना जाना सभी जगह का तो बहुत सामान्य था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा वहाँ का वातावरण हमें दिखाई दिया था। हम वहाँ तकरीबन 2 किलोमीटर तक पैदल चले। कहीं पर भी हमें पुलिस सिक्योरिटी यानी कि सीआरपी मिलिट्री ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और जो मंदिर जिस दरवाजे पर वो घटना घटी थी, उस दरवाजे पर भी जो भाविक भक्त आने आ रहे थे, जा रहे थे, अंदर से बाहर आ रहे थे, तो वहां पर भी ऐसा कुछ दिखा नहीं कि वो मुस्लिम हिंदू ऐसा तनाव हुआ है और लोग ऐसे टेंशन में है कि वो प्रॉपर कॉमन जो मूवमेंट्स है तो वही थी। कर्नाटक का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद में वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। ऐसा उनका कहना था। और जो कुछ लोगों ने ऐसा कि हम मोर्चा निकाले, ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया वहाँ पर जो ट्राइबल संगठन काम करते हैं, उनका भी इसके बारे में जो बाद में रिएक्शन आया, उन्होंने भी नोटिस दिया और कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पेशा और आदिवासी हिंदू ने है, और ये जो मंदिर है वो उस पर आदिवासियों का ही हक है पहला, ऐसा ही उन्होंने उस पे डाला। अ, ये बात भी वहाँ का जो माहौल है, जो पूरा का पूरा तकरीबन 60 65% वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है। महादेव कुड़ी एक ट्राइब्स है, वहाँ पर ठाकर एक ट्राइब्स है, और वहाँ पर और एक कातकरी ट्राइब है। ये 3 ट्राइब्स वहाँ पर है, भिल ट्राइब कम्युनिटी जो कम है। तो वो आदिवासी लोगों का ही था और वो ही करते थे। वो पेशवाओं ने वो कब्जे में लिया और मंदिर बनवाया और वहाँ पर ब्राह्मण पुजारी बिठा दिए। ये कुछ लोगों की जानकारी वहाँ की है कि पहले से ही वो आदिवासियों का ही है, और आप भी आदिवासी ही उसके ओनर है। ऐसा ऐसा ट्राइबल मूवमेंट का भी कहना है और लोग भी वैसे कहते हैं। और वहाँ के जो मंदिर के अंदर की जो कुछ हलचल है वो भी कुछ हमने देखी, जो इसके बाद में कुछ हमको करने की ज़रूरत है। गोरक्षनाथ नाथ संप्रदाय की उनकी भी गुफा है वहाँ पर है। तो इसके बारे में भी उनसे कुछ चर्चा हुई है, और वो लोग भी हमारे साथ कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर करना चाहते हैं, जो आगे देखो हम। सर, आपने जो हुँ, देखा वहां पे बारह हुँ, तेरह मई को, कि वो हुँ, जो एक बहुत पुरानी 100 सवा 100 साल पुरानी एक परंपरा है कि वो हुँ, ऊट धूप धूप जो है हुँ, हुँ, जाके मंदिर को के सामने बस एक तरह से श्रेय देकर उसके बाद गुलाब शाह दरगाह में लेके जाना, हुँ, ये जो एक पुरानी परंपरा है उसको इस तरह का रंग देना, जिस तरह का हुँ, रंग दिया गया, और उसके बाद कुछ बैनर निकले मंदिर के बाहर कि हुँ, अब सिर्फ हिंदू आ सकते हैं, मुसलमान नहीं आ सकते। तो हुँ। इसके पीछे क्या था, आपको क्या लगता है? लेकिन जो नया वहाँ पर ही एक फ्लेक्स बनाकर लगाया गया था, जो पहले से वैसा ही था, जो हिंदू के अलावा अंदर कोई नहीं जा सकता है। और जो धूप और जो फूल चढ़ाना है, वो अंदर मतलब ऐसा अंदर कभी जाते नहीं थे और अंदर भी नहीं गए। वो दरवाजा है, दरवाजे के बाहर से ही दरवाजे के अंदर जाने के बाद मंदिर साधारण 50-60 फुट अंदर होगा। लेकिन ये दरवाजे के अंदर चढ़े ही नहीं, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे थे। और ये परंपरा है। ये सिर्फ वहीं पर वो धूप चढ़ाते हैं ऐसा नहीं, उस रास्ते में आने-जाने लगने वाले इतर मंदिर है, वहाँ पर भी वो धूप फूल चढ़ाते हैं।
और सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में संदल और उर्स के दरमियान ऐसा नहीं होता। तो हम जिस शहर में राहुरी में रहे थे वहां पर भी अगले 8 दिन में उर्स होने वाला है, और उसमें भी जो मंदिर आता है रास्ते में, उस मंदिर में धूप और फूल चढ़ाकर वो लोग आगे जाते हैं। ये परंपरा सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में नहीं, वो बहुत सारी गांवों में भी है, और वो सिर्फ एक्चुअली सारे मुस्लिम महाराष्ट्र में, उसमें नहीं। सारे देश में हम दिखाया जाता है कि ये हो एक हो हो। सूफी भक्ति परंपरा है कि आपस में एक दूसरे के साथ इज्जत करके कैसे हम्म, जीना, आपस में अलग अलग जो भावनाएं उसको किस तरह आदर देना। और ये एक तरह की जो हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंक्रेटिक कल्चर, सिंक्रेटिक एक हम्म। कल्चर है, लोगों का कल्चर है, मतलब जनता का एक कल्चर है। उसके ऊपर एक ब्राह्मणवाद का थोपना इसलिए लगता है कि ऐसी तरह के प्रसार माध्यम के जरिए हुआ है। आपको ऐसे लगता है क्या? जो मीडिया में आया वहाँ के प्रॉपर के लोग मीडिया में कुछ दिखे नहीं। जो ट्रस्टीज थे वो तो प्रॉपर वहाँ के है ही नहीं। जो लोग वहाँ बोल रहे थे जो वहाँ के प्रॉपर थे, हम जिनसे बातें की, तो जो नाम उसमें आया है कि जो ट्रस्टीज है और उनके साथ जो बातें कर रहे मीडिया पर दिख रहे, वो वहाँ के प्रॉपर नहीं है। जो ट्रस्टी में बिठाए है और उनको पूछा कि ट्रस्टी में और लोग कौन है आदिवासी का, उनको भी मालूम नहीं कि और कौन है, और आदिवासी है या नहीं ऐसे। तो वो क्लियर कि आदिवासी उसमें नहीं है, ऐसी उनकी जानकारी थी। और जो दरगाह है वो तो पहले से है, सिर्फ एक नहीं है, दो मस्जिद उस त्र्यंबकेश्वर में है, और ये दरगाह भी है वहां पर। आप जरा अपने फैक्ट फाइंडिंग के रिपोर्ट का बारे में मराठी में थोड़ा सा बता दीजिए कि आपका जो रिपोर्ट निकला है वो आप हाँ हाँ। मराठी में जरा पेश करवा लोगों को। ठीक आहे. पहिलं आमचं निरीक्षण हेच आहे की असली कुठलीही परिस्थिती त्या ठिकाणी नाही आहे की जी देशभरातील आणि महाराष्ट्रातील जनतेला तणावपूर्ण वातावरण आहे, जे इतर ठिकाणी त्यांनी घडवलं, आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये पण असंच काहीतरी आहे, आणि जे महादेवाला मानणारे जे कोणी भक्त आहेत त्यांनाही असं वाटू नये की त्र्यंबकेश्वरमध्ये जाणं हे धोकादायक आहे. असं काही तिथं मुळात नाही, सगळे व्यवहार सामान्य आहेत. ही ही पहिली बाब आहे. दुसरी बाब की अशा अर्थानं कुठलीही घटना घडली नाही म्हणून तशा अर्थानं संरक्षण सुद्धा त्र्यंबकेश्वरमध्ये कुठंही नाही. म्हणजे पोलिसांच्या गाड्या लावलेल्या आहेत, मिलिटरी आहे, सीआरपीएफ आहे, असं कुठंही नाही. आणि त्याबरोबर की जी घटना सांगितली गेली की धूप आणि संदलच्या दरम्यान धूप आणि फुलं चढवण्याची, तर ही परंपरेच्या प्रमाणे चालू आलेली ही बाब आहे. ही तिथल्या नागरिकांशी चर्चा केल्यानंतर आमच्याही लक्षात आली नव्हती. ती इतर ठिकाणी आहे आणि आम्हाला पण ती जाणीव आहे की ही ही परंपरा आहे, आणि तिथल्या नागरिकांच्या चर्चेत हीच गोष्ट होती. त्यामुळे तिथं अशी घटना घडलेली नाही आहे की मुस्लिम दरवाजाच्या आत गेले आणि त्यांनी फोर्सफुली असं काही करण्याचा प्रयत्न केला, असं कुठलीही गोष्ट घडलेली नाहीये. जी नेहमीप्रमाणे कृती ते करतात, धूप चढवणं आणि ते पुढं जाणं, ही झालेली आम्हाला दिसली. आणि जे नंतर ना ऐकायला मिळाले की त्या तरुणांवरती SIT दाखल करून त्याच्यानंतर त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल केले, आणि आता ज्ञानवापी सारखा तिथं उद्योग तिथं करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. तर याची बाब लोकांच्या मध्ये तिथं चर्चेला नाही आलेली, चर्चेला नाही आहे. पण हे आता निमित्त करून ते वाढवण्याचा प्रयत्न असा दिसतोय. आणि ही एक गोष्ट जी तेथील जो आदिवासी समाज आहे, आदिवासी समाजाच्याही ज्या त्या श्रद्धास्थानाप्रती ज्या भावना आहेत, त्या फार पूर्वीपासून आहेत, आणि त्यांचं आता क्लिअर कट म्हणणं आहे की हे श्रद्धास्थान आमचं आहे आणि आम्ही हिंदू नाही आहे, असं तिथं ते म्हणतायत. मग आम्ही हिंदू नाही आहेत असं त्यांचं जे मत येतंय, आणि मंदिराच्या बाहेर जे स्टेटमेंट जे लिहिलंय की हिंदू धर्मियांच्या व्यतिरिक्त आत कोणी नाही. मग आमचाच देव आमचं श्रद्धास्थान हे आमच्यापासूनच तोडून घेण्याचा प्रयत्न इथल्या ह्या व्यवस्थापनाचा सुरू आहे, की जे व्यवस्थापन प्रॉपर नाही आहे, आणि ते तशा अर्थानं ब्राह्मण्यवादी आहे आणि ब्राह्मण
ग्रस्त असं सगळं व्यवस्थापन आहे की ज्यांच्याकडून हे मंदिरच पूर्ण ताब्यात घेण्याचं आणि मुस्लिमांच्या विरोधात उभं राहून देशभर एक वातावरण तयार करणं आणि मुस्लिमांच्या जो काही देशभरातला जो सगळा त्यांनी सुरू असलेला ते त्र्यंबकेश्वरमध्ये आदिवासींच्या ताब्यातून मंदिरात काढून घेण्याचा प्रयत्न करणं आणि तिथली जी काही अर्थव्यवस्था आहे इकॉनॉमी ती पूर्णपणे ब्राह्मणांच्या ताब्यात घेणं. आता तिथं जे पुजारी आहेत, जे तिथं पूजा घालणार आहेत, तिथं फार मोठ्या-मोठ्या पूजा होतात, की ज्या नारायण नागबळीसारख्या मोठ्या-मोठ्या पूजा होतात, ज्या 25-25, 30-30 हजार रुपये एका पूजेला घेतले जातात. त्या पूजा प्रामुख्याने तिथले असलेले ब्राह्मण करतात आणि छोट्या-छोट्या ज्या पूजा आहेत, त्या तिथं त्यांनी आता रोजानं बाहेरचे जे ब्राह्मण आहेत, ते तिथं त्यांनी आणलेले आहेत आणि ते छोट्या पूजा घालतात आणि त्यांना रोज देतात आणि त्याचा इन्कम मिळवतात. अशा फार मोठ्या गोष्टी आहेत, की ज्या कार्यकर्त्यांच्याही चर्चेतून आल्या, की एक अख्ख्या कोरोनाचा पिरियड गेला, पण यांनी एक दाना सुद्धा तिथल्या लोकांना वाटला नाही. साधं सहानुभूतीचा सुद्धा या लोकांना कधी विचार आला नाही, की जे अख्खं वर्षभर हे तिथल्या लोकांना जगू शकतात. पण त्यांनी तसं काही केलं नाही. तर तो सगळा आर्थिक ताबा त्या मंदिरावरचा आदिवासींच्या ताब्यातून काढून घेऊन हे त्र्यंबकेश्वरसह आजूबाजूच्याही परिसरातल्या मंदिरांवरती हे करण्याचा प्रकार आहे तो आदिवासी संघटनांचं म्हणणं हे असं आहे. तर ह्या 2 गोष्टी फक्त मुस्लिम विरोधाचं निमित्त करून आदिवासींच्या ताब्यातून जमीन आणि असलेलं श्रद्धास्थान काढून घेण्याचा हा एक प्रयत्न प्रकार आहे असं एक आमचं अ, मत बनलंय आणि इतर गोष्टींकडं जे आता दुर्लक्ष होणार आहे, की जे तिथं नाथ परंपरेचे गोरक्षनाथ आहेत. तिथं निवृत्तीनाथ आहेत आणि सुफी परंपरेचा संदर्भ आहे, की ह्याच्याकडं डायव्हर्ट होणं, त्यापासून दिशाभूल होणं, हळू-हळू लोकं ते विसरत जाणार आणि हे हिंदुत्वाचं प्रतीक आणि प्रतिमा असं बिंबवण्याचा प्रयत्न आहे, की जो फक्त ब्राह्मण आहेत, ब्राह्मणी धर्माच्या समर्थकांचा आहे. पण सहिष्णू जे हिंदू आहेत ते सगळे सोबत आहेत तिथं. ते एकमेकाच्या सोबत आहेत आणि त्यांनी ह्या प्रकाराला कडाडून विरोध केला आहे, की इथं ब्राह्मण असलेल्याच हिंदुत्ववादी लोकांकडून हे घडवलेलं आहे आणि हे चुकीचं आहे, हे खोटं आहे आणि इथं असं चालणार नाही असं पण मत आहे. ते ही गोष्ट आमच्या काही गोष्टी लक्षात आल्या तिथं. आभारी। स्वप्निल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो त्र्यंबकेश्वर का जो कोई घटना हुई है, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले पिछले 5 या 6 सालों में ऐसे बहुत से प्रयास इनके द्वारा किए जा चुके हैं। त्र्यंबकेश्वर का जो कुछ मैटर है, ये मीडिया ट्रायल है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि जैसे मेरे साथी जालिंदर ने बताया कि वहाँ पर लोगों में, वहाँ के जनजीवन में ऐसा कुछ भी तनाव वहाँ पर नहीं है। हम वहाँ पर गए थे, हम लोगों से मिले, हमने वो मंदिर देखा, हमने वो गलियां देखी, हमने वो बाजार देखा, हमने वहाँ का जो कुछ भी वातावरण है उसका आकलन करने का प्रयास किया। ऐसा ही प्रयास हमने परसुबाई के बारे में भी किया था और वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में जो कुछ भी हुआ उसका एक बेसिक मैं ऐसा सोचता हूँ कि उन लोगों की ऐसी ताकत कैसे हुई कि त्र्यंबकेश्वर हो या कोई भी बहुजनों की, आदिवासियों की, किसी की भी जो कुछ परंपरा है उस पर हिंदुत्व, ब्राह्मणिज्म कल्चर उन पर लादने की प्रयास उन्होंने किया और उसकी उस तरह की डेयरिंग उन्होंने क्यों की, ऐसा मैं सोच रहा था। तो उसका बेसिक ये है कि जो आरएसएस या बीजेपी का जो कुछ भी पॉलिटिकल या कल्चरल जो आक्रमण है, वो पूरा करने के लिए वो लोग वहाँ के जो युवा हैं, जो सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, जो कल्चरल मूवमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पैसा देकर, पद देकर
या फिर किसी पार्टी का, या फिर वो ट्रस्ट में कुछ उनको छोटा सा हिस्सा देकर जो बहलाने की जो कोशिश जो वो लोग कर रहे हैं, तो वो भी हम नकार नहीं सकते हैं। अ, जो कि सह्याद्री की पूरे एरिया में उनका यही शुरू है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि त्र्यंबकेश्वर में जो कुछ भी हुआ, ये उनका वो उन्होंने इसलिए किया। वहां पर खाली मुस्लिमों को टारगेट करना यही, या फिर ये यही उनका मकसद नहीं था। उसके पीछे उनका मकसद यही था कि सह्याद्री या फिर महाराष्ट्र में जहां जहां पर बहुजनों की, आदिवासियों की, नाथ परंपरा की, सूफी परंपरा की, जो जो जगह है वहां पर ये हिंदुत्व या फिर ब्राह्मणिज्म कल्चर वहां पर थोपना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने वो किया। इसके जरिए वो और एक चीज तय करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, कि यहाँ पर हमारा राज चलेगा, या फिर यहाँ पर मनुस्मृति का राज चलेगा। यही दोहराने के लिए, यही कंक्रीट करने के लिए वो लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर में उनकी कोशिश फेल हो गई। उसके पहले द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ महाराष्ट्र कलसुबाई, यहाँ पर भी उनकी कोशिश फेल हो गई। और हरिश्चंद्रगढ़ करके एक अकोले तहसील में एक है, वहां पर भी इनकी कोशिश फेल हो गई। उसमें उनके हिसाब से एक पॉजिटिव बात ऐसी हुई कि इस बार त्र्यंबकेश्वर के बारे में उनके साथ मीडिया थी, या फिर मीडिया ही उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। मीडिया के जरिए से ही उन्होंने ये सब माहौल रचा है। ये झूठा माहौल है, और झूठी खबर फैलाने के लिए उन्होंने जो कुछ लोग हायर किए थे, जो मीडिया पर दिख रहे थे, जो त्र्यंबकेश्वर के बारे में जो बता रहे थे, जो पूरा मेकअप वगैरह करके जो दिख रहे थे, वो वहाँ के लोग नहीं है, वो त्र्यंबकेश्वर के लोग नहीं है। इन्होंने बाहर से, जिनको जिसको हम लोग गाय पट्टा कहते हैं, वहाँ के लोग इन्होंने हायर किया है। और नासिक जहाँ पर कुंभ मेला जो होता है, उसका अ, उस चीज का फायदा लेकर वहाँ की पूरी जमीन जो है, इनके टारगेट पर खाली कल्चरल आक्रमण नहीं है, इनके टारगेट पर वहाँ की जमीन है। और वहाँ की जमीन जो है, जो पहले इनर कॉर्न को दी गई, जहाँ पर विंड एनर्जी का जो कुछ प्रोजेक्ट शुरू है पूरे सह्याद्री बेल्ट। तो उनका खाली मकसद कल्चरल आक्रमण नहीं है, उनका असली मकसद यहाँ की जमीन और यहाँ का जो कुछ भी संसाधन है उसकी तरफ ये लोग जा रहे हैं। और सह्याद्री बेल्ट में जो कुछ भी खनिज या फिर पहाड़, जो कुछ भी है, ये इनका अगला टारगेट है, ऐसा हम मानते हैं। और इसीलिए ट्राइबल कल्चरल मूवमेंट जो कुछ भी है वो अलग अलग जमातियों का होगा। वहाँ पे ठाकर, महादेव कोड़ी, कातकरी, वारली, ये सभी लोग जो यहाँ के आजू बाजू में जो है उनको टारगेट करके ये लोग ये करना चाहते हैं। हिंदुत्व और ब्राह्मणिज्म कल्चर का यही मकसद हमेशा रहा है कि वहाँ का कल्चरल होल्ड इन्हें चाहिए, और जमीन का होल्ड इन्हें चाहिए, इन्हें खनिज का होल्ड चाहिए। इसीलिए ये लोग सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो युवा या फिर जो कल्चरल मूवमेंट के बारे में या फिर इन सभी मुद्दों के बारे में जो लोग गंभीरता से सोचते हैं, जो काम करते हैं, उन्होंने इनको नकारा है। इसी तरह से महाराष्ट्र में या पूरे देश में जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं,
अगर सोचने वाले लड़ने वाले लोग वहां पर खड़े रहेंगे तो इनका कुछ नहीं चलेगा। और त्र्यंबकेश्वर का जो हमने मुआयना किया हमारे साथी और मैंने, तो उसमें यही सब बातें निकल के आई हैं कि त्र्यंबकेश्वर इट्स ये उनका एक प्रयोग है। और यहाँ की जमीन एक्सपेरिमेंट है जी। एक्सपेरिमेंट, इट्स एक्सपेरिमेंट, ये उनका एक्सपेरिमेंट है। और वो ऐसा चाह रहे हैं कि सफल हो जाए, अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा तो ये लोग जिस तरह से कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं तो वो आक्रामक तरीके से हिंसा, पैसा, सत्ता, ये सब मिलाकर यहाँ के लोगों की जिंदगी हराम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इधर होने की चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन क्योंकि यहाँ का कल्चरल मूवमेंट, ट्राइबल कल्चरल मूवमेंट और विद्रोही कल्चरल मूवमेंट ये पूरी मजबूती से यहाँ पर खड़ा है। यही मैं बोलना चाहता था त्र्यंबकेश्वर को लेकर। और बाकी जो ऐसे स्थल है जो आदिवासी और बहुजन के श्रद्धा स्थल है सारे महाराष्ट्र में, उसको लेकर जिस तरह ये ताकतें काम कर रही है, उसके बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कहें। मेरा एक साथी अभी बोल रहे था, दोनों भी बोल रहे थे कि एक्सपेरिमेंट है उनका और वो फेल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में ये कहाँ भी जाए, अब हमारे पास भी इनके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार है और उनका पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट। वो क्या हथियार है आप बताएं जरा, हथियार आपके क्या? वही कल्चरल मूवमेंट का हथियार जो है, अभी आदिवासी के इलाके में जो है वो आदिवासी एकता परिषद होगा या विद्रोही होगा, अब उनका कुछ नहीं चलेगा क्योंकि आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते, आदिवासी खुद को आदिवासी मानते हैं। और उसी लिए उन्होंने जो लड़ाई शुरू की है, विद्रोही कल्चरल मूवमेंट उनके साथ पहले से जुड़ा हुआ है। तो अभी रामायण की बात आदिवासी भाग में नहीं चलेगी, अभी मोगरा माता की बात चलेगी, कलसु माता की बात चलेगी, लेकिन ये रामायण महाभारत अब उधर नहीं चले। राम के नाम पर कुछ भी करो, त्र्यंबकेश्वर में राम ने ऐसा किया, उधर राम ने ऐसा किया, अब नहीं चलने वाला। क्योंकि लोग अब सोच रहे हैं, लोग अब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आरएसएस और ये जो ब्राह्मणिकल थॉट सिस्टम है उनका सब समझ गए हैं लोग। और ये जो त्र्यंबकेश्वर की बात है थोड़ा ज्यादा गंभीरता से लेनी चाहिए क्योंकि ये नेशनल लेवल पर जानने वाली बात है। नासिक में कुंभ मेला होता है और पूरे देश से लोग वहां आते हैं, शैव भी आते हैं और वैष्णव भी आते हैं। और नासिक तो बहुत पुराना केंद्र है, शैव और वैष्णव का आपस में जो संघर्ष हुआ वो भी है, अब एक दूसरे के साथ रहने का इतिहास है वो भी है। लेकिन अभी जिस तरह से डॉक्टर जालिंदर गिगे ने बताया कि त्र्यंबकेश्वर का ये जो मंदिर है महादेव का, उसके ऊपर ही केव्स है जहाँ ये निवृत्तिनाथ था, गोरखनाथ का भी ये है। क्रिश्चियन बहुत बड़े पैमाने पर है क्योंकि त्र्यंबकेश्वर से 3 नदियां निकलती है और 3 नदी में से एक जो नदी है जिसका नाम है गोदावरी, पूरे देश में वो जानी जाती है, वहां से निकलती है और वो नासिक को आती है। नासिक से आगे वो कर्नाटक में या तमिलनाडु में आगे चली जाती है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जब वारकरी परंपरा बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, तभी जब सिखों पर आक्रमण हुआ तो सिख के जो गुरु थे वो महाराष्ट्र में वारकरी परंपरा के साथ आए हुए थे। जो ब्राह्मणिकल खिलाफ लड़ने वाली जो सिख परंपरा है वो महाराष्ट्र में आई थी वारकरी परंपरा के साथ, और वारकरी लोगों ने उनको संरक्षण दिया था। वो भी गोदावरी के किनारे पर ही थे, यानी कि नासिक से होकर वो नांदेड़ तक जो भी गए हैं नानक सिंह, वो गोदावरी के किनारे किनारे गए। तो गोदावरी का जो रिच कल्चर है और ये जो एक दूसरे के साथ रहने वाला कल्चर है जिसको हम गंगा जमुनी कल्चर बोलते हैं, वो तो इधर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उसको समझना और उसको लेकर खड़े रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से सिखों के साथ सूफी परंपरा जुड़ी हुई है, वैसे ही सूफी परंपरा वारकरी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, वैसे ही लिंगायत परंपरा के साथ भी सूफी परंपरा जुड़ी हुई है। जहाँ भी आप शरण संतों का केंद्र बना बोलेंगे वहां सूफी परंपरा का एक केंद्र होता है। और बहुजन जिसको देवता मानते हैं, जो इंसान थे लेकिन देव मानते हैं,
उसी हर जगह पर सूफी परंपरा का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो बहुजन समाज है, जो सूफी परंपरा को अपनी परंपरा मानता है, इसके खिलाफ जो भी कुछ किया जाएगा, अब वो पूरे महाराष्ट्र में लोग समझ रहे हैं। वारकरियों भी जब पंढरपुर में बड़वे हटाव का आंदोलन किया था, तभी से सूफी परंपरा और वारकरी परंपरा का एक दूसरे के साथ रहना क्या है, ये वारकरी परंपरा भी जान चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब जिस अज्ञान के साथ बहुजनों के साथ आरएसएस वाले अभी तक ब्राह्मणिकल सिस्टम व्यवहार करते आई है, वो अब नहीं रहा। और फुले शाह अम्बेडकर के बाद तो वो रहने वाला नहीं है। तो ये फेल गया है और यहाँ से आगे वो फेल ही जाने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम थोड़ा ज्यादा जोर लगाकर काम करेंगे महाराष्ट्र में, और उनको पॉलिटिकल जो माइलेज मिला है और जो सत्ता मिली है, राजकीय सत्ता मिली है, अगर वो उनको नहीं मिलेगी तो ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि 2024 को इनको सत्ता से निकालना, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, इसके लिए और एक पैरेलल कल्चरल मूवमेंट आरएसएस को खत्म करने के लिए, यानी कि खत्म यानी कि जिस तरह से वो एनिहिलेट करते हैं, मारते हैं लोगों को, वैसा मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी सोच कितनी छोटी है और ये कितनी समाज घातक है। अगर इतना हम बहुजन समाज के पास ले गए तो मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे। जो हुआ त्र्यंबकेश्वर में वही होगा पूरे महाराष्ट्र में, और कोशिश हमारी वही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके साथ बात करके काफी चीजें बहुत लंबी स्तर पे एक साफ हो गई। और मैं मानती हूँ कि ये चर्चा जो हमारी है, ये चलवली चर्चा है, ये संघर्ष की चर्चा है। ये एक ऐसा नहीं कि कुछ खबर आके वो खबर लेकर हम उसमें उसको खत्म करेंगे। हम चाह रहे हैं कि ये एक ऑनगोइंग चर्चा रहे, और ये इस तरह की संघर्ष के बारे में मालूमात, इस तरह की जमीनी मालूमात आप बार बार हमारे पास बातचीत के जरिए लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में आपको बताया और आप लोग सहमत हुए बातचीत के लिए। इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से, और हम चाहते हैं कि ये हमारी बातचीत जारी रहे। शुक्रिया बहुत बहुत।